नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पीएम कल से पूर्वांचल का करेंगे दौरा। लोकसभा चुनाव का शंखनाद। गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समापन समारोह में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चुनाव प्रचार का शुभारंभ करेंगे। गोरखपुर वाराणसी से लोकसभा चुनाव के प्रचार का आरंभ करेंगे। तो पीएम मोदी 7 और 8 जुलाई को यूपी, तेलंगाना, राजस्थान का दौरा भी करेंगे। 50,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, कल जहां प्रधानमंत्री का पूर्वांचल दौरा रहने वाला है, सबकी नजर इस दौरे पर रहेगी और 2024 चुनाव का ये शंखनाद होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी कल अपने यूपी दौरे में यूपी को कई सौगात देंगे, जिसमें चाहे वो गोरखपुर हो या गोरखपुर के बाद जब उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी दौरा है। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अगर हम गोरखपुर में करें तो गोरखपुर में प्रधानमंत्री मोदी जहां पहले वो गीता प्रेस गोरखपुर के कार्यक्रम में शामिल होंगे और गीता प्रेस गोरखपुर के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां से अगले कार्यक्रम में जाएंगे जहां वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के लिए रवाना होंगे, जहां वाराणसी में वो अलग अलग विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिनकी करीब 12,100 रुपए कि ये परियोजनाएं हैं जिनका प्रधानमंत्री शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। हालांकि इस दौरान वो जो आयुष्मान योजना के विभिन्न लाभार्थी हैं उनको पीवीसी कार्ड भी बांटेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी हैं उनको भी प्रधानमंत्री मोदी प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। ठीक है एसके, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी। मिशन 2024 के लिए यूपी के कई नेता केंद्रीय टीम में होंगे शामिल। भाजपा केंद्रीय टीम में शामिल होंगे यूपी के कई बड़े नेता। तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 लक्ष्य रखा है। भाजपा के कई बड़े नेता अब टीम नड्डा में शामिल होंगे। पार्टी के संगठन में बदलाव की चर्चा जोरों पर है। टीम नड्डा में शामिल होने वाले कई नाम चर्चा में शामिल हैं, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह, डॉक्टर महेंद्र सिंह, श्रीकांत शर्मा का नाम है। तो सोर्सेस से आपको यह खबर दे रहे हैं, जहां पर सिद्धार्थ नाथ सिंह और सुरेश राणा का नाम भी इसमें शामिल है। तो केंद्रीय टीम में बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। एसके वाजपेयी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एसके, टीम नड्डा में कई ऐसे उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे हैं जो शामिल हो सकते हैं। देखें तो 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपने संगठन ढांचे को मजबूत करने में जुटी हुई है, जिसमें 40 से ज्यादा जिला और महानगर अध्यक्ष हैं जिनको बदला जाना है। हालांकि इस टीम में कई उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, उनको जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी टीम में शामिल करने वाले हैं, जिसमें यूपी के पूर्व मंत्री रहे सिद्धार्थ नाथ सिंह, पूर्व ऊर्जा मंत्री रहे श्रीकांत शर्मा, पूर्व गन्ना मंत्री रहे सुरेश राणा जैसे नाम शामिल हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का भी नाम है। उत्तर प्रदेश के पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह का भी इसमें नाम है। तो सीधे तौर पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए अपनी रणनीति को तेज कर रही है, कोशिश कर रही है कि ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी दी जाए जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को लेकर, केंद्रीय नेताओं की रैलियों को लेकर, साथ ही साथ जिले में जो जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष तैनात हैं उनको लेकर ऐसे लोगों की तैनाती में पार्टी का सहयोग करें जो कहीं ना कहीं 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी को बेहतर परफॉर्म करा सकते हो, जिसको लेकर 40 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में बदलाव करने वाली है। मतलब वहां के जिला अध्यक्षों को, वहां के महानगर अध्यक्षों को बदलने वाली है। वजह स्पष्ट है कि 5 बीजेपी के ऐसे जिला अध्यक्ष हैं, जिसमें लखनऊ भी है, कानपुर है, उसके अलावा अगर हम देखें तो वाराणसी है, अलीगढ़ है। ये वो शहर हैं जहां के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उनको एमएलसी बना चुकी है, तो उनको भी उनके पद से हटना है। उसके अलावा 17 ऐसे जो जिला पंचायत है वहां पर बीजेपी अभी नगरीय निकाय चुनाव में अपने अध्यक्ष पद के लिए खाता भी नहीं खोल सकी, तो उनको भी हटना है। उसके अलावा ऐसे जिला अध्यक्ष जो लगातार कहीं न कहीं जिनकी शिकायत प्रदेश मुख्यालय पर होती रही है,
उनको भी भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं इस दौरान बदलेगी, क्योंकि 2024 के लिए बीजेपी अपनी टीम को मजबूत कर रही है। तो उसमें उत्तर प्रदेश के चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह हो, सिद्धार्थनाथ सिंह हो, श्रीकांत शर्मा हो, सुरेश राणा हो, महेंद्र सिंह हो, ऐसे नेताओं को पार्टी साथ लेकर 2024 की रणनीति को कहीं न कहीं मजबूती के साथ जमीन पर उतारने की कोशिशों में जुटी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए एस के वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज रक्षा मंत्रालय का एक दिवसीय चिंतन शिविर है। चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। घरेलू रक्षा विनिर्माण पर चिंतन शिविर में होगा मंथन। रक्षा मंत्री विचार मंथन सूत्रों के निष्कर्षों की समीक्षा करेंगे। तो पिछले महीने अलग अलग विचार मंथन सत्र किए गए थे आयोजित, और एक बार फिर से रक्षा मंत्रालय की ये चिंतन शिविर आज ये शुरू होगा, जिस पर मंथन किया जाएगा। तो पिछले महीने अलग अलग विचार मंथन सत्र आयोजित किए गए थे। तो आज रक्षा मंत्रालय का एक दिवसीय ये चिंतन शिविर है जिसका आयोजन किया गया है। चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो घरेलू रक्षा विनिर्माण पर चिंतन शिविर में होगा मंथन। तो रक्षा मंत्री विचार मंथन सूत्रों वही सत्रों के निष्कर्षों की समीक्षा करेंगे। पिछले महीने अलग अलग विचार मंथन सत्र आयोजित किए गए थे, और एक बार फिर से ये चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। राजस्थान कांग्रेस को लेकर बैठक जारी है। राहुल गांधी सचिन पायलट बैठक में मौजूद। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में बैठक। सचिन पायलट को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक चल रही है। तो राजस्थान कांग्रेस की ये बड़ी बैठक, इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। सचिन पायलट इस बैठक में मौजूद है, राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद हैं, और माना जा रहा है कि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो राजस्थान में चुनाव है विधानसभा का, और इससे पहले तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। पीयूष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, राजस्थान को लेकर कांग्रेस की ये बैठक चल रही है, क्या कुछ इस बैठक में रहेगा और अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? अगर हम बात करें तो करीब एक 1.5 घंटे से कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में राजस्थान कांग्रेस को लेकर चिंतन और मंथन चल रहा है। क्योंकि आपने देखा कि बीते कुछ महीनों में किस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें या सचिन पायलट की जो कि कांग्रेस के नेता हैं उनकी बात करें, उनके बीच कहीं ना कहीं रार की खबरें निकलकर सामने आई है, कई बार बैठकें हुई। ऐसे में आज जो बैठक चल रही है तो राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए चर्चा हो रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें या कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात करें, इसके साथ ही राजस्थान के प्रभारी की बात करें, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़े हुए हैं। करीब 1.5 घंटे से ये बैठक चल रही है और हर विषयों पर चिंतन और मंथन चल रहा है। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि संभवतः चुनाव से पहले सचिन पायलट जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। चूंकि करीब 3:30 बजे के आसपास राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, तो अब देखने वाली बात होगी कि 3:30 बजे जब राहुल गांधी मीडिया से रूबरू होते हैं तो क्या कुछ बैठक के बारे में कहते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कई जो वहां के प्रभारियों की बात करें या जो दिग्गज चेहरे हैं राजस्थान के, वो अपनी सलाह दे रहे हैं राहुल गांधी को किस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जा सकता है। इसके साथ ही सचिन पायलट भी अपनी बात रखते हुए शीर्ष नेतृत्व के सामने कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। ठीक है, लगातार जुड़े रहिए पीयूष, और भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और दिल्ली की जंग अध्यादेश के खिलाफ राज्य की याचिका पर होगी सुनवाई। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला, केजरीवाल सरकार की अर्जी पर 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और दिल्ली की जंग देखने को मिलेगी। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का यह पूरा मामला, केजरीवाल सरकार की अर्जी पर 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और दिल्ली की जंग और इसकी सुनवाई 10 जुलाई को, अध्यादेश के खिलाफ राज्य की याचिका पर यह सुनवाई। लगातार पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, लगातार केंद्र और दिल्ली की जंग देख रहे हैं, अध्यादेश को लेकर यह जंग लगातार जारी है और इसी को लेकर अब के राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है और इस पूरे मामले की सुनवाई 10 जुलाई को रहेगी। देखिए, अगर हम बात करें बीते कुछ सालों में जिस तरीके से दिल्ली के उपराज्यपाल की बात करें या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, आपने देखा कि सोशल मीडिया के जरिए भी कहीं ना कहीं बयानबाजी हुई और एक तरीके से रार देखने को दोनों में ही मिल रही थी। कई महत्वपूर्ण फैसले जो एलजी ने लिए या जो दिल्ली सरकार ने लिए उसको लेकर कई बार दोनों में कहीं ना कहीं एक तरीके से बहस भी हुई। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
चल रही थी। और अपना आपने हाल ही में देखा हुआ है किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में एक तरीके से फैसला सुनाया और कहा कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को कुछ अधिकार जरूर होने चाहिए, खासतौर पर ट्रांसफर पोस्टिंग की अगर हम मामले में बात करें तो। इसके इतर अभी दिल्ली सरकार पूरी तैयारी कर ही रही थी। कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से काफी दिल्ली सरकार खुश नजर आ रही थी। इसी बीच जो केंद्र सरकार है वो एक अध्यादेश लेकर चली आई। इस अध्यादेश के खिलाफ तमाम विपक्षी नेताओं से भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की और कहीं न कहीं अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगा। इसी कड़ी में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में चूंकि याचिका डाली गई है, सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। तब देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार की ओर से क्या कुछ पक्ष रखा जाता है, वहीं दिल्ली सरकार की ओर से क्या कुछ पक्ष रखा जाता है। इसके बाद संभवतः सुप्रीम कोर्ट कोई महत्वपूर्ण फैसला भी दे सकता है या कोई अगली तारीख की सुनवाई के लिए दे सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष इस जानकारी को देने के लिए। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुलाई बैठक। खाद्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी के साथ ये बैठक पोषण सुरक्षा, खाद्यान्न भंडारण, खाद्य वितरण पर हुई चर्चा। बैठक के दौरान शुगर एंड एथेनॉल पोर्टल का भी शुभारंभ। तो पोर्टल खाद्य क्षेत्र के विकास में निभाएगा अहम भूमिका। तो पोषण सुरक्षा, खाद्य भंडारण, खाद्य वितरण पर यह चर्चा। बैठक के दौरान शुगर एंड एथेनॉल पोर्टल का भी हुआ शुभारंभ। तो पोर्टल खाद्य क्षेत्र के विकास में निभाएगा अहम भूमिका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिली है। दिल्ली समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश हुई। दिल्ली में हुए झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हुआ। अगले कुछ दिनों तक बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। तो दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। तो लोगों को बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं जगह जगह जलभराव और आने जाने वालों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। नालंदा में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 30 मई से 30 जून तक बीजेपी के द्वारा कई कार्यक्रम चलाए गए। इन सभी कार्यक्रम के सफल होने के बाद बीजेपी के द्वारा बिहार शरीफ के पटेल नगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, बीजेपी विधायक डॉक्टर सुनील और जिला अध्यक्ष इंजीनियर रविशंकर प्रसाद मौजूद रहे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए लिखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने जितना दिन मुख्यमंत्री नीतीश को सरकार चला ले, बिहार में बीजेपी की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब नीतीश कुमार की जरूरत नहीं। 75 सीट रहने के बावजूद 43 सीट वालों को मुख्यमंत्री बनाया था। मुख्यमंत्री नीतीश जानबूझकर इस तरह का शगुफा छोड़ते रहे ताकि राष्ट्रीय जनता दल को दबाव में रखा जा सके। चुका है, तो इसलिए मैंने बता रहा कि देखिए जितना दिन तक सरकारी लोग खींच रहे हैं, आगे कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन बिहार में बीजेपी की ताकत बढ़ रही है, बूथ तक हम लोग पहुंच गए। इसलिए देखते क्या क्या रोज मीडिया में आ जाता है कि नीतीश बाबू फिर बाल्टी मारे, फिर बीजेपी में जाएंगे। बताइए आज जो है बीजेपी को क्या जरूरत है नीतीश बाबू के लिए? अब क्या है, इतने बार तो पलटी मारे, इतने बार बीजेपी ने, जरा सोच लीजिए, जिनका 43 विधायक हो और जिनके 75 विधायक हो, वो उनको कहा कि मुख्यमंत्री बनिए, उसके बाद क्या बचता है जी? तो इसलिए देखिए वो जानबूझ करके इस तरह का शगुफा छोड़ते रहते हैं, जिससे कि आरजेडी को। सहरसा जिले मुख्यालय के सहरसा स्टेडियम के बाहरी परिसर में जन अधिकार पार्टी ने महाधरना दिया गया, जिसमें सहरसा, सुपौल, मधेपुरा जिला के आय पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित पार्टी से जुड़े लोगों ने शिरकत की है। आपको बताते चले कि महाधरना में शिरकत किए जन अधिकार पार्टी के लोगों ने कहा है कि सरकार सहरसा के साथ लगातार सौतेला व्यवहार कर रही है। सहरसा में ना तो एम्स निर्माण हो पा रहा है और ना ही तकरीबन 25 सालों से रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, ना ही एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। मांग है जो सहरसा में एम्स का निर्माण हो, क्योंकि कोसी और सीमांचल इलाका जो है बाढ़ पीड़ित इलाका है और यहाँ जो पानी जो है वो कितना कोसी के चलते गंदा है और लोगों को बराबर बीमार पड़ते हैं, कैंसर बीमारी होती है। दूसरी बात है जो कि यहाँ गरीब लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। पूरे देश में अधिक गरीबी रेखा के अंदर या मजदूर वर्ग के लोग सबसे ज्यादा कोसी और सीमांचल में रहते हैं और यहीं के लोग सबसे ज्यादा
मजदूर का पलायन होता है और ये काफी गरीब है। इस स्थिति में बराबर ये लोग बीमार पड़ते हैं। इसकी इलाज के लिए एक एम्स होना यहाँ जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका है जो कोसी पीड़ित इलाका है। हम तीनों जिला का ये संयुक्त बैठक है जो आज धरना के द्वारा, वैसे पूरे बिहार में हम लोगों की पार्टी धरना दे रही है विभिन्न मुद्दों पर। मुख्य जो पूरे बिहार के लेवल पे है कि डोमिसाइल नीति, शिक्षक की जो बहाली प्रक्रिया जो नया संशोधन किया है उसमें निवास का प्रमाण पत्र हटा दिया गया है कि आप बिहार के निवासी हो या यूपी के महाराष्ट्र हो, सब भरिए। तो भाई एक तो हम अपने घर में भूखा है और दूसरे को कहाँ से खाना देंगे। आप सरकार बनाते हैं तो वादा करते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरी की बात, उस पर हम युवा आकर के आप वोट दे देते हैं, और जब सर बात बहाली की आती है तो आप कहते हैं कि बिहार में पढ़े लिखे है ही नहीं। ये तो भाई गलत बात है। आप उसको फिक्स करिए कि नहीं, बिहार की जो खासकर मुंबई में एनसीपी में चल रहे विवाद पर विधायक रोहित पवार ने न्यूज़ 1 इंडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी पार्टी फिर से संघर्ष करेगी और जीतेगी। और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। विधायक रोहित पवार जी, रोहित जी, भले ही विधायकों ने बगावत की है लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश डबल देखने को मिल रहा है। देखो, विधायकों ने बगावत की ऐसे हम नहीं कहेंगे, ठीक है, कुछ तो प्रेशर होता है, इसलिए बहुत सारे विधायक वहाँ पे दिखे होंगे। बट मोर इम्पोर्टेंटली कैसे है, मैं हूँ या कोई भी हो, इलेक्शन जब हम लड़ते हैं तब कार्यकर्ता के दम पे लड़ते हैं। तब जो भी कार्यकर्ता दिखता है उसको हम नमस्कार करके, नमस्ते करके विनंती करते हैं कि हमको मदद करो। और जब हम चुन के आते, अगर हम चुन के आने के बाद कहना चालू कर दिए बस हम खुद के कारण चुन के आए, पार्टी के बिना नहीं, हम खुद चुन के आए, तो गलत बात है। बीजेपी ने पावर, ताकत सबका इस्तेमाल करके बाला साहेब ठाकरे, उन्होंने जो मराठी अस्मिता पे पार्टी बनाई थी उसको फोड़ा, अभी राष्ट्रवादी को फोड़ा, मतलब फैमिली को भी फोड़ा। तो अभी ये जो चीज़ जब महाराष्ट्र में होती है तो महाराष्ट्र की जनता बहुत अलग है। यहाँ पे संतों का विचार और थोर व्यक्ति का विचार लोगों के मन में है, ध्यान में, लोगों को अच्छा नहीं लगता। आगे के इलेक्शन में हम देखेंगे क्या होता है। महाराष्ट्र के हिस्ट्री में अगर आप देखो तो संघर्ष तो लिखा है, हमारा भी संघर्ष डिफिकल्ट है, लेकिन हम उनके विचार से चलने वाले लोग हैं। आगे जाके विजय लोगों का होगा, अच्छे विचारों का होगा, ऐसा हम सबको लगता है। हमारे साथ रोहित पवार जिन्होंने ये बताया कि महाराष्ट्र के इतिहास में जो है वो संघर्ष लिखा हुआ है और आने वाले वक्त में भी जो है पार्टी को संघर्ष करना होगा। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र के इतिहास में संघर्ष लिखा हुआ है उसी तरीके से हमारी पार्टी भी संघर्ष करते हुए विजय हासिल करेगी। कैमरा एनसीपी पार्टी में चल रहे विवाद के बाद कल दोनों पावरों ने अपने अपने पार्टी गुट की बैठक बुलाई, जिसमें दोनों ओर हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं बैठक में क्या कुछ रहा, हमारी संवाददाता फरियल सैयद ने जानकारी दी, आपको दिखाते हैं। मुंबई के वाईबी सेंटर में जहां पर शरद पवार द्वारा जो है बैठक आयोजित की गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सैकड़ों की तादाद में जो है वो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। हम ये कार्यकर्ताओं से ही बात करना चाहेंगे और चाहेंगे इतनी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पर शरद पवार जी को सपोर्ट करने के लिए देखने को मिली, उसका आप क्या कहोगे? शरद पवार जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है और पवार साहब एमएलए या वीडियो बनाते हैं और जो उनके साथ खुददार नहीं रहते, जो उनके साथ गद्दारी करते हैं, उनको घर में बिठाते हैं। मैं एक कहना चाहूंगी, ये जो युवा, ये जो यंगस्टर, ये जो महिला है, ये सारे के सारे पूरे महाराष्ट्र से पवार साहब को ताकत देने के लिए आए हैं। आए हो पवार शरद पवार जी को सपोर्ट करने। जिस तरीके से गद्दारी पार्टी में देखने को मिल रही है, आम कार्यकर्ता के तौर पर आप क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से हमारे पक्ष में फूट पड़ी है ये बहुत ही बेकाबी है और इससे हमें कार्यकर्ता को, जो निष्ठावंत कार्यकर्ता है, उनको बहुत ही दुख हो चुका है। और हम जो लोग हैं, पेड़ के जो मूल रहती है, मूल खोंड, वो खोंड के साथ रहने वाले, पत्ते कभी भी पड़ सकते हैं लेकिन पेड़ का जो मूल रहता है, जो खोंड रहता है, वो कभी नहीं पड़ सकता। इसके वास्ते हम पवार साहब के साथ हैं। अरे शरद पवार, शरद पवार। आप कहाँ से आए हो और शरद पवार को कैसे सपोर्ट? मैं कर्जत जामखेड़, महाराष्ट्र अहमदनगर जिले से कर्जत जामखेड़ से आया हूँ। खास शरद पवार के लिए आया है। शरद पवार सभी जाति धर्मों को लेकर चलने वाले नेता है
शरद पवार जैसा आदमी बाद में होने वाला नहीं है। और इसी 84 साल में भी वो एक योद्धा के जैसा लड़े हैं और उनके साथ हम नौजवान पूरे डट के काम करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीएफआई का सक्रिय सदस्य मुनीर आलम को एटीएस ने अरेस्ट किया है। यूपी एटीएस ने मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन से किया गिरफ्तार। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के बाद से हिडन एजेंट का काम कर रहा था मुनीर। तो पश्चिम यूपी में पीएफआई को मजबूत करने की मिली थी जिम्मेदारी। पीएफआई की हेडहॉक कमेटी का सदस्य भी रहा है मुनीर आलम। पूर्व में गिरफ्तार मौलाना शादाब के संपर्क में आने पर बना था पीएफआई का सदस्य। 2015 से पीएफआई के लिए सक्रिय तौर पर काम कर रहा था मुनीर को पीएफआई से की जाती थी फंडिंग। तो प्रतिबंध के बाद मुनीर आलम पीएफआई के प्रचार प्रसार में लगा था। तो यूपी एटीएस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी। तो पीएफआई का सक्रिय सदस्य मुनीर आलम को एटीएस ने अरेस्ट किया। यूपी एटीएस ने मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन से मुनीर को गिरफ्तार किया है। तो पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद हिडन एजेंट का काम कर रहा था ये मुनीर। तो पूर्व में गिरफ्तार मौलाना शादाब के संपर्क में आने पर बनाया गया था पीएफआई का सदस्य। तो 2015 से ही सक्रिय था। बात एक ऐसे युवक की जिसकी कोशिश आज के युवाओं के लिए प्रेरणा से कम नहीं है। वो प्रेरणा किस मामले में, आपको एक खास रिपोर्ट में दिखाएंगे। ये युवक अपनी दादा दादी की भक्ति के रंग में रंगा है। तस्वीर त्रेता युग के उस श्रवण कुमार की याद ताजा कर रहा है जो अपने बूढ़े माता पिता को कांवड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा कराई थी। वही आज एक पोता अपने बूढ़े दादा दादी को तीर्थ यात्रा कराकर लौट रहा है। कलयुग के श्रवण कुमार राहुल के कांवड़ के एक पलड़े में दादा हैं तो दूसरे पलड़े में दादी हैं। राहुल सैनी के दादा दादी की तमन्ना थी कि एक बार उन्हें कोई हरिद्वार लेकर जाए। इसका इजहार उन्होंने अपने पोते के सामने किया। बचपन में दादा दादी ने राहुल को बेइंतहा प्यार दिया था। हर वो जरूरत पूरी की थी जो राहुल चाहता था। ऐसे में बूढ़े दादा दादी की तमन्ना पूरी करने की जिम्मेदारी राहुल के ऊपर थी। राहुल ने भी ठान लिया कि वो अपने दादा दादी को हरिद्वार लेकर जाएंगे। वो अपने दादा और दादी की इच्छा पूरी करने के लिए 19 जून को हरिद्वार पहुंचे। दादा दादी को गंगा में स्नान कराया और 20 जून को कांवड़ में बैठाकर अपने गंतव्य गाजियाबाद की ओर निकल पड़े। हर हर महादेव, जय श्री राम। मेरा नाम है जी राहुल सैनी। मैं हरिद्वार से चला हूँ जी 20 तारीख में शाम को। अपने गांव जा रहा हूँ, असालतपुर फर्रुखनगर, जिला गाजियाबाद। और 10 किलोमीटर का रूट तय करता हूँ भोले में अपना रोज का। 200 किलोमीटर पड़ता है अपना गाँव। ये पहली कावड़ है भोले मेरी। इस यात्रा में राहुल को कभी तेज धूप तो कभी झमाझम बारिश का सामना करना पड़ता है, लेकिन अपने दादा दादी के प्रति समर्पण उनके इरादे को डिगने नहीं देती है। राहुल सैनी के समर्पण को देखकर लोग भी हैरान हैं। वो जिस रास्ते से गुजरते हैं देखकर राहगीरों के कदम बरबस ही ठहर जाते हैं। उनके जुनून और दादा दादी के प्रति भक्ति भाव देखकर लोग कायल हो जाते हैं। राहुल सैनी की ये कोशिश उन कलयुगी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम भेजने से भी नहीं हिचकते हैं, जो जीते जी अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं। राहुल सैनी अपने माता पिता और दादा दादी को धरोहर मानते हैं और इन धरोहरों की भक्ति साधना से ही आज वो मीडिया में सुर्खियों में बने हैं। न्यूज 1 इंडिया भी राहुल सैनी के अपने दादा दादी के प्रति प्यार, श्रद्धा और भक्ति और समर्पण को सलाम करता है। मेरठ से के शर्मा की रिपोर्ट। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।